वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जानवरों में वसा का भंडारण किस ऊतक में होता है? इसका आंसर है आपका एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स में वसा का भंडारण होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वसा ऊर्जा को लिपिड के रूप में संग्रहित करता है। वसा ऊर्जा को लिपिड के रूप में संग्रहित करता है। सेकंड क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रजाति से संबंधित है? अमीबा किस प्रजाति से संबंधित है? तो अमीबा आपका प्रोटोजोआ संघ या प्रोटोजोआ प्रजाति से संबंधित होता है। कौन? अमीबा। प्रोटोजोआ के जो संघ के या प्रजाति के जो जीव हैं उनके अंदर जो लक्षण होते हैं, जीवों के जो लक्षण होते हैं, तो ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोश के जीव होते हैं, मतलब जो उनकी शारीरिक क्रियाएं होंगी वो इसी एक कोशिका के द्वारा संचालित की जाएंगी। सेकंड बात यह है कि इनका कार्य क्या होता है? तो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं इनका कार्य रोगों को उत्पन्न करना होता है। ये रोगों को उत्पन्न करते हैं। रोगों को उत्पन्न करने का कार्य इनका होता है और इन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है आपका एनिलिडा। एनिलिडा संघ। तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं या जो जीव आते हैं उनका शरीर कैसा होता है? आपका खंडित होता है, लंबा होता है। शरीर खंडित और लंबा होता है और इनके शरीर में वलय पाए जाते हैं। इनके शरीर में वलय पाए जाते हैं। वलय अर्थात रिंग। इनके शरीर में वलय पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है एनिलिडा के बारे में कि सर्वप्रथम देह गुहा का उदय, देह गुहा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देह गुहा का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका किसमें? एनिलिडा में। एनिलिडा संघ के जंतुओं में सबसे प्रथम देह गुहा को देखा गया था। नेक्स्ट है आपके पास पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं इनके शरीरों में छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीरों में छिद्र पाए जाते हैं और बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा वो जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। जल को अवशोषित करने का काम इन्हीं छिद्रों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोमीटर निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियोमीटर द्वारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? तो सापेक्ष घनत्व होता है जल के घनत्व से किसी दूसरे घनत्व की तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात जल के घनत्व के सापेक्ष किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व प्राप्त करना, ये कहलाता है आपका सापेक्ष घनत्व। थर्ड है आपके पास हवा का वेग। तो हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास दर्द की संवेदनशीलता। तो दर्द की संवेदनशीलता को मापने के लिए डोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है दर्द की संवेदनशीलता को मापने के लिए। दर्द की संवेदनशीलता को मापने के लिए डोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे मापने की जो इकाई होती है या तो वो डोल बोल सकते हैं हम उसे, या फिर उसे हम डोल बोल सकते हैं। डोल या डोल, ये होती है आपकी दर्द की संवेदनशीलता को मापने की इकाई। और जो मात्रक वो पैमाना होता है तो वो होता है आपका डोलोरीमीटर के द्वारा से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर एक संगीत प्रणाली बजाई जाए तो ध्वनि, संगीत प्रणाली के अर्थात कोई शोर किया जाए, कोई आवाज़ की जाए, चंद्रमा पर कोई शोर या आवाज़ किया जाए तो क्या होगा? हल्की हल्की सुनाई देगी, 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, या गूंजेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। इसका कारण ये है कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ पर कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती हैं आपकी? 14 हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा देखा जाए नाक, तो नाक की बात करें तो नाक में 2 हड्डियाँ होती हैं। कान,
तो कान में आपकी कितनी होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं। नाक में 2 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। नाक की 2 हड्डियाँ 2 भागों में से डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है, तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं आपकी? 2 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा प्यूटिटरी। प्यूटिटरी ग्रंथि को, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूटिटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। देखिए प्यूटिटरी ग्रंथि जो होती है उसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है। उसका आकार मटर के दाने के समान होता है। वेट की बात करें तो वेट होता है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। इससे उत्पन्न होने वाला जो हार्मोन्स है उसके बारे में बात करें तो उससे उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स जो होता है वो होता है आपका ट्रोपिक। इससे उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? ट्रोपिक हार्मोन्स होता है, जो अन्य ग्रंथियों को संचालित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है आपके पास पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि क्या होती है? तो पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र बोला जाता है। ये तीसरे नेत्र के नाम से जानी जाती है। ये एक चीज़ और है, पीनियल ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है पीनियल ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाएगा। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, तापमान, नींद, वजन, प्यास, भूख, प्रजनन, इन सबको भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। इनका कार्य जो होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकालना होता है। इनका कार्य जो होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकालने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हरित क्रांति के हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए हरित क्रांति के जनक के रूप में सर नॉर्मन बोरलॉग जो आपके प्रोफेसर रहे, तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन इन्हें भारतीय जगत का हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो अन्य क्रांतियां हैं वो आपकी हैं सिल्वर क्रांति, जैसे कुक्कुट पालन होता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है और दुग्ध उत्पादन को ही क्या बोला जाता है आपका? ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो आपकी क्रांति होती है श्वेत क्रांति, इसी को ही बोला जाता है आपका ऑपरेशन फ्लड। गोल क्रांति होती है जिससे आलू उत्पादन से संबंधित होती है। नीली क्रांति मछली एवं समुद्र में उत्पन्न होने वाले जीवों या भोजन से संबंधित होती है। इस प्रकार से भारत में ये कुछ क्रांतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इकाई है लेकिन आयाम नहीं है? देखिए द्रव्यमान की इकाई होती है केजी, साथ में इसका आयाम भी होता है। समय की इकाई होती है आपकी सेकंड, इसका भी आयाम होता है। कोण इसका रेडियन होता है लेकिन इसकी आयाम नहीं होता है। तो यहाँ आपका कोण क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा कोण। वेग का भी होता है, मीटर पर सेकंड आपका क्या होता है? इकाई होती है। ठीक है, लेकिन इसका भी आयाम होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कोण, जिसका क्या होता है? आपका इकाई तो होती है लेकिन आयाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए जल के उपचार में चारकोल का उपयोग अधिशोषक जिसे हम बोल सकते हैं अवशोषक के रूप में किया जाता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अधिशोषक या जिसे हम बोले अवशोषक, तो अवशोषक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब जल का शुद्धिकरण होता है तो उसमें क्लोरीन और एक अप्रिय गंध, एक अलग प्रकार की गंध जो हमें आवश्यक नहीं है, ऐसी गंध को निकालने के लिए हम चारकोल का प्रयोग करते हैं, जो इस गंध को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसको अधिशोषक या अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्कंदन की क्रिया क्या कहलाती है? तो किसी कोलाइडी विलयन से
कोलाइडी विलयन से उसके अवक्षेप के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को स्कंदन या स्कंदक की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कमजोर क्रिया कौन सी है? कमजोर क्रिया अर्थात कमजोर बल कौन सा है? निम्न में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगाया जाता है। जो सबसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे कमजोर बल होता है, जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगाया जाता है या लगता है, और यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? तो ये दो आवेशों के बीच में कार्य करता है। दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल जो होता है वो कौन सा होता है? आपका विद्युत चुंबकीय बल होता है। मजबूत परमाणु बल, तो मजबूत परमाणु बल वह होता है जो किसी पदार्थ के परमाणु को विखंडन से रोकता है, विखंडन से रोकता है, ये होता है आपका मजबूत परमाणु बल। कमजोर परमाणु बल क्या होता है? तो कमजोर परमाणु बल जो होता है जो परमाणु के विखंडन में कार्य करता है, जो परमाणु के विखंडन में कार्य करता है वो कहलाता है आपका कमजोर परमाणु बल, और जो उसे विखंडन से रोकता है, उसका विखंडन नहीं होने देता है, वह कहलाता है आपका मजबूत परमाणु बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अक्रस सपोर्ट। अक्रस सपोर्ट किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो अक्रस सपोर्ट चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है। चीकू का वैज्ञानिक एक दूसरा नाम भी होता है मैनी लकरा जापाटो। मैनी लकरा जापाटो, ये आपका चीकू का एक और वैज्ञानिक नाम होता है। प्रथम वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? अक्रस सपोर्ट, और दूसरा वैज्ञानिक नाम भी होता है आपका मैनी लकरा जापाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच क्या कहलाता है पहले तो पीएच होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है आपका पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जैसे ही प्लस होती है किससे? 7 से जैसे ही अधिक होती है तो वो विलयन आपका अम्लीय हो जाता है। वो विलयन कैसा हो जाता है आपका? अम्लीय। और जैसे पीएच का वैल्यू आपका 7 से कम होती है तो वो विलयन कैसा हो जाता है आपका? क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है आपका? 7.4 होता है। करेक्ट जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.35 से लेके 7.45 तक, ये रक्त का पीएच मान होता है। कौन सा विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सम्मिलित होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के कार्यरत होता है। विटामिन के सम्मिलित होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। इसके अलावा आपका विटामिन ए है, तो विटामिन ए इम्यून सिस्टम, जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को कार्य को बेहतर बनाने के लिए ये कार्यरत होता है। जैसे फेफड़ा, किडनी, दिल, इनके उचित क्रियान्वयन के लिए कौन होता है आपका? विटामिन ए सम्मिलित होता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी आपका हड्डियों से संबंधित होता है, हड्डियों एवं दांतों से, हड्डियों एवं दांतों से सम्मिलित होता है कौन सा आपका? विटामिन डी। और विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के बेहतर कार्य करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी उत्तरदायी होता है। तो विटामिन के आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्यरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था आपका? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। चार्ल्स न्यूटन ने क्या दिया था? तो चार्ल्स न्यूटन ने हथियारों, ये भी एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? हथियारों, जिसमें मुख्य रूप से क्या आती है आपकी? बंदूक आती है, इनके निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही थी। चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो ये कंप्यूटर और गणित, इसके व्याख्या थे, प्रसिद्ध व्याख्या थे कंप्यूटर और गणित की। जॉन एडम्स, तो जॉन एडम्स आपके सेकंड प्रेसिडेंट रहे कहाँ के? अमेरिका के। ये अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंध बनाइए। क्या है? गति का नियम, न्यूटन, जो अभी आपने देखा था, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था।
उसी प्रकार से आपको बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किसने दिया था। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम दिया था आपका फैराडे ने। इन्हीं के नियम को बोला जाता है फैराडे का नियम, इन्हीं के नाम पर रखा गया है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, इसी को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा है किरचॉफ। तो किरचॉफ के द्वारा भी दिया गया एक नियम है। तो किरचॉफ के द्वारा जो दिया गया नाम वो भी किरचॉफ के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ के नाम से जाना जाता है किरचॉफ का। फेनमैन। तो फेनमैन क्या थे? तो फेनमैन के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई, जिसमें उन्होंने दिखाया गया कि जो कठिन टॉपिक्स हैं, चाहे वो गणित के हों या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्या हों, कठिन टॉपिक्स हों, उनको सरल तरीके से कैसे समझा जाए। कठिन टॉपिक्स को सरल तरीके से समझने के लिए उन्होंने एक नियम दिया फेनमैन के वैज्ञानिक द्वारा। रिचर्ड फेनमैन नाम था इनका पूरा, रिचर्ड फेनमैन के द्वारा ये नियम दिया गया कि कठिन सब्जेक्टों को या कठिन विषयों को, टॉपिक्स को कैसे सरलता से समझा जाए, इसके लिए उन्होंने नियम दिया था। चैडविक। तो चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई, जिसके लिए उन्हें 1935 में 1935 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई, जिसमें उन्हें 1935 में 1935 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक का आपका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। इसमें आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो HCl होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। दूसरा आपका हाइड्रोजन सल्फेट, तो HSO4। ये आपके दूसरे उनके सूत्र हैं आपके विकल्पों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर निम्न में से क्या फॉक्सीन में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जब भी सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो वो फॉक्सीन में क्या हो जाता है? आपका परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है 2CHCl3। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में आता है, जब ये सूर्य की रोशनी में या सूर्य के प्रकाश में आता है, तो ये बनाता है आपका 2COCl2 जो होता है ये फॉक्सीन होता है। ये क्या होता है? आपका फॉक्सीन होता है। और HCl बनता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपका बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म जब भी सूर्य के प्रकाश में आता है, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है, तो वो फॉक्सीन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है? तो प्रत्यास्थता क्या कहलाती है? तो प्रत्यास्थता जो होती है वो आपकी कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए, तो उसमें एक विकृति उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक विकृति उत्पन्न होती है। बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें एक विकृति उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे ही ये बाह्य बल हटाया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इसी को बोला जाता है आपका क्या? प्रत्यास्थता। तो ध्यान रखिएगा, इस्पात की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा रबर और इस्पात में आपको देखने मिलेगा कि किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। तो इस्पात की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। अप्रत्यास्थ कौन है? तो गीली मिट्टी को सबसे अधिक अप्रत्यास्थ माना गया है। गीली मिट्टी को सबसे अधिक अप्रत्यास्थ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को स्थानांतरित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इन्हें वेक्टर कहा जाता है। एक वेक्टर फिजिक्स में आता है और एक वेक्टर आपका ये होता है कि वेक्टर के द्वारा रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेजा जाता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपके जो विकल्प हैं उनके अकॉर्डिंग, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा उच्च तापीय चालकता। अर्थात इसमें ताप का संचार बहुत तीव्रता से होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उच्च तापीय चालकता। इसमें अन्य विकल्प जो है आपके कम गलनांक, तो इसका गलनांक जो होता है 933.47 केल्विन होता है, जो इसका करेक्ट आंसर नहीं है।
थर्ड ऑप्शन है आपका तन्यता। तो तन्यता आपको पता है खींचकर तार बनाने के गुणों को तन्यता कहते हैं, लेकिन इनका खाना बनाने से या खाना बनाने वाले बर्तन बनाने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अगला है आपका अगाध वर्धनीयता, मतलब पीट कर चादर बनाने से। तो पीट कर चादर बनाने से और खाना बनाने वाले बर्तन बनाने से इसका कोई संपर्क नहीं है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उच्च तापीय चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा मनुष्यों के तंत्र का तंत्र से संबंधित है। जैसा कि नाम में आपको प्रदर्शित हो रहा है तंत्र का तंत्र, तो तंत्र का तंत्र को समझने के लिए आपको तंत्र का विज्ञान की आवश्यकता होगी, अर्थात सिंपल सा आंसर होगा आपका तंत्र का विज्ञान। मूत्र विज्ञान, तो इसमें आपका बाह्य तरल त्याग करने से संबंधित होगा। त्वचा विज्ञान, इसमें स्किन मतलब अर्थात त्वचा से संबंधित विज्ञान को त्वचा विज्ञान कहा जाएगा। विकिरण चिकित्सा विज्ञान, मतलब शरीर में उत्पन्न होने वाले विकिरणों के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, ये होगा आपका विकिरण चिकित्सा विज्ञान। क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आयरन से समृद्ध होता है। तो आयरन से समृद्ध होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, आपका सेब होता है। सेब में आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका फर्स्ट विकल्प है आपके पास नारंगी। तो नारंगी में जो होता है आपका विटामिन सी इसमें उपस्थित होता है। दलहन, दलहन में आपका प्रोटीन होता है, दलहन में प्रोटीन पाया जाता है। चावल, चावल में आपका वसा पाया जाता है, चावल में वसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और सेब, सेब में आपका क्या पाया जाता है, आपका आयरन की मात्रा पाई जाती है। सेब से अधिक आयरन की मात्रा पालक में होती है, टमाटर में होती है, और हरी सब्जियां जितनी होती हैं उनमें आपका कहीं ना कहीं से आयरन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक किसमें होती है, आपकी सेब में होती है। 100 ग्राम सेब में 0.1 mg 0.1 मिलीग्राम आपका क्या होती है, आयरन की मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जीवों के स्वास्थ्य के निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है। देखिए समुद्र में जो जीव रहते हैं उनके स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए आपको ऑक्सीजन को मापा जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा इनका क्या होता है, आपका जीवन के बारे में निर्धारण या उनके स्वास्थ्य के बारे में निर्धारण किया जाता है। तो किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उसमें उपस्थित होने वाले, उस समुद्र में उपस्थित होने वाले प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, आपकी ज़्यादा होती है। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर होगा कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार ही क्या किया जा सकता है, समुद्री जीवों के स्वास्थ्य का निर्धारण किया जाता है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन को DO बोला जाता है, DO के रूप में जाना जाता है। निम्न खाद्य श्रृंखला में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए प्रथम उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ताओं को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। अपघटक जो मृत या मरे हुए जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें हम अपघटक के रूप में जाना जाते हैं। उत्पादक, तो उत्पादक में क्या होते हैं, आपके पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। उत्पादकों में आपके पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ से पूरी खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करें तो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला उत्पादकों पर निर्भर करती है। संपूर्ण खाद्य श्रृंखला उत्पादकों पर निर्भर करती है, अर्थात देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यदि उत्पादकों की संख्या कम हो जाएगी तो इस प्रकार से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटक सभी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होंगे, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए ओजोन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका O3। तो यहाँ सिंपल है कि ऑक्सीजन के कितने होते हैं अणु, 3 परमाणु यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं, इसका इसलिए इसका IUPAC नाम ट्राई ऑक्सीजन होता है।